उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन हमें यकीन था कि मेरी उड़ान के लिए ये आसमान कुछ कम है। नमस्कार, राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जुबानी। जुबानी में आज कहानी उनकी जिन्होंने खेतों की पगडंडियों से लेकर पहले देश के अपर सदन और उसके बाद विधानसभा तक अपना सफर तय किया। हमारे साथ आज जो खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा साहब। गंगवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुबानी के। नमस्कार विपिन जी, आपको। गंगवा साहब, इस पूरी सफर की शुरुआत की अगर बात करें, आपका जो जन्म हुआ वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में हुआ। कैसे देखते हैं किसान परिवार में पैदा होकर ये जो लंबा सफर तय किया है, किस तरीके की जर्नी रही है आपकी? विपिन जी, अगर मैं सच में कहूं तो पॉलिटिकल आदमी में था ही नहीं। ये तो एक हालात बनते गए, चलते गए। मैं एक सामाजिक आदमी जरूर था। मेरा जन्म गंगवा गांव में हुआ है जी। और जो मेरा रेजिडेंस है, जो आज भी जहाँ मेरा रेजिडेंस है जी। वो ठीक है कि शहर चल करके आगे आ गया, कॉलोनियाँ कट गई, लेकिन मेरा रेजिडेंस वहीं खेत के अंदर ही है जी। वहीं बड़ा हुआ, वहीं पहले क्लास से पटेल नगर में पढ़े। और 2000 के अंदर जो है एक जो जिला परिषद के चुनाव थे, जिला परिषद का चुनाव मैंने लड़ लिया। किसी पार्टी में नहीं था, कहीं पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन वो चुनाव लड़ने के बाद मैं अच्छे वोटों से चुनाव जीत गया जी। तो फिर ये वहाँ के किसी के थाने में, तहसील में कोई काम कराने हैं, कोई और है, तो उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी जी। चौधरी देवलाल जी भी होते थे उस टाइम। उनको ये अच्छे नेता थे और उनके से भी मैं प्रभावित था। और मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहली बार जिला परिषद का मेंबर बनने के बाद में ज्वाइन की जी। और उसके बाद में राजनीतिक सफर शुरू हुआ। तो पार्टी ने मुझे पहले बैकवर्ड सेल का जिले का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में मैंने अपने मेहनत से काम करते गए। और उसके बाद में 2005 में जब सरकार चली गई, उसके तुरंत बाद फिर चुनाव था जिला परिषद का। मैंने दोबारा चुनाव लड़ा और दोबारा फिर मैं बन गया। लोकदल के केवल 5 हमारे जो पार्षद थे और 24 थे कांग्रेस के, टोटल 29 थे सारे में उस टाइम। कांग्रेस में क्योंकि हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, चौधरी भजनलाल जी को बनाया नहीं, अलग अलग गुट हो गए थे। और वो गुट की वजह से चेयरमैन ऐसी रिजर्व थी, मैं वाइस चेयरमैन बन गया। और चेयरमैन जो है कांग्रेस का, जो आजकल जिला अध्यक्ष है हिसार का कांग्रेस का, ब्रजलाल, वो बन गए। और उसके बाद में 2008 में मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जनरल बॉडी का जिला अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद में चलते रहे। 2009 का चुनाव आ गया। चुनाव में फिर क्योंकि बड़े बड़े जो नेता थे इंडियन नेशनल लोकदल के, खासकर जो इस लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद वो छोड़ के चले गए। संपत सिंह और मुनीलाल रंगा जी और 4-5 थे, बहादुर सिंह जी, ये छोड़ के चले गए। छोड़ने के बाद में क्योंकि उसके 6 महीने बाद ही तुरंत चुनाव था, और मुझे चौटाला साहब ने कहा कि आप बताओ चुनाव कहाँ से लड़ोगे। अचानक ही कहा मुझे, और मैंने 2009 में चुनाव लड़ा। नड़वा कंस्टिट्यूंसी। नड़वा कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जो आदमपुर हल्के का ही पार्ट था आधा, जहाँ चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर बनते रहे, वो लड़ते रहे, और आधा वो नड़वा में आ गया और आधा अभी आदमपुर में है। तो वो चौधरी भजनलाल परिवार इस सीट पे हमेशा क्लेम करते थे कि ये तो हमारा आदमपुर हल्का है, आदमपुर हल्का है। तो जिस्मा जी ने चुनाव लड़ा और प्रोफेसर संपत सिंह ने चुनाव लड़ा और मैंने चुनाव लड़ा। क्योंकि हमारे जो खासकर जो पार्टी के वर्कर थे बहुत से, क्योंकि एमपी का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल से संपत सिंह जी ने लड़ा था, तो उनके साथ चले गए, ये बड़ा नेता है, पता नहीं क्या बन जाएगा, काम हो जाएंगे, सरकार कांग्रेस की आ रही है। तो इसलिए मैं चुनाव हार गया। वो पहला चुनाव जो था 2009 का, और जो संपत सिंह जी वहाँ से चुनाव जीते। और मुझे उसी दिन चौटाला साहब का फोन आ गया था कि आपके साथ तो गलत हो गया, क्योंकि मेरा और जिस्मा जी का केवल 5000 का फर्क था उसके बावजूद। तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के वर्कर साथ दे देते तो आप चुनाव जीत जाते। उनका मतलब ये था। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद कुछ चिंता मत करो। मैंने सोचा भी वैसे एक वर्कर को हौसला देते हैं। वो 6 महीने बाद में ही फिर जो है 2010 तक मैं था, वाइस चेयरमैन था, और 2010 में ही फिर मुझे राज्यसभा में
भेज दिया। मैं साहब बहुत आगे की चर्चा मैं आपसे करूंगा, लेकिन जब पहली बार, क्योंकि अमूमन जब आप उस कृषि की पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके पिता खेतों में काम करते थे, आप खेतों में काम करते थे, पहली बार जब आप निकले घर से कि मुझे राजनीति करनी है, जिला परिषद के चुनाव में जाना है, तो पिताजी का रिएक्शन क्या था और गंगवा साहब को क्या सुनने को मिला था, क्या कहा गया था पिताजी की ओर से? देखिए, उस टाइम मेरी माताजी तो आज भी है जी। और जब मैंने जिला परिषद का चुनाव 2000 का लड़ा, उससे पहले मेरे पिताजी जस्ट थोड़ा टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। लेकिन पिताजी ने हमेशा ही हमें जो एक संस्कार देने का काम किया, नशों से दूर रहने की जो एक संस्कार दिए उन्होंने। मैंने कभी भी बीड़ी, सिगरेट या कोई भी शराब, कोई और तरह का नशा नहीं किया। उसके दो कारण थे, एक तो पिताजी के संस्कार भी थे, साथ में गंगवा गांव के अंदर 1960 के अंदर डेरा बना था, सच्चा सौदा, जो श्यामस्ताना जी जो संस्थापक थे, उन्होंने खुद वहां पे नींव रखी थी और मेरे पिताजी और उस डेरे से सिरे से जुड़े हुए थे। मेरा तो जन्म 64 का है, बाय बर्थ ही मैं तो जुड़ा हुआ था। तो एक जो बुराइयों से जो बचते हैं वो बचना, और दूसरा जो मेरी जिला परिषद की जो बड़ी जीत का कारण ये भी था कि डेरे के अंदर मैं, हमारी 5 मेंबरी कमेटी होती थी, मैं कमेटी का मेंबर भी था और लोगों से संपर्क था। तो बुराइयों से दूर रहने का हमेशा उन्होंने हमेशा एक ही पाठ पढ़ाया कि हमेशा सच्चाई पे आप चलते रहे, चाहे कितना भी इस बात को लेकर झूठ बोलने से, गलत करने से फायदा हो जाएगा, इन चीजों से बचना है। वो सब एक आध्यात्मिक जुड़ाव रहता है। आपने खुद माना कि शाह सतनाम जी, गुरु शाह सतनाम जी के समय से 1966 जब आपका जन्म हुआ तब से आप डेरे से थे, लेकिन एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है कि आप राम रहीम जी के पास भी गए थे, पीछे वीडियोस भी सर्कुलेट है। क्या कहेंगे आप इस चीज को लेकर? आपकी एक आध्यात्मिक जुड़ाव होता है, एक सोच होती है। आपने खुद माना कि नशों से मैं उसी चीज को लेकर दूर रहा क्योंकि ये सीख हमें हमारे पिताजी से उस जो है डेरे से मिल गई थी। क्या कहेंगे सर उन चीजों को लेकर? देखिए विपिन जी, मैं आपको बताऊं कि डेरा सच्चा सौदा के जो नियम है और जो मानवता की भलाई के कार्य उन्होंने किए हैं वो जबरदस्त है, बेमिसाल है। मैं ये कहूँगा, जहाँ सरकारें फेल हो जाती है, जहाँ बड़े बड़े जो महानगर है, दिल्ली है, पानीपत के अंदर उन्होंने सफाई की, हिसार के अंदर सफाई की, जहाँ ये एक उनकी भावनात्मक जो जुड़ाव, जो मानवता के प्रति प्रेम ऐसा है कि गंदगी के अंदर बढ़ करके गंदगी की सफाई करना, जहाँ प्राकृतिक या अप्राकृतिक कहीं आपदा आ जाए तो वहाँ सबसे पहले आपको वो ड्रेस के अंदर ग्रीनेस वेलफेयर जो विंग बनी हुई है उनके आपको जो लोग दिखाई देंगे। हमेशा डेरा ने मानवता के भलाई के लिए ही जो पाठ पढ़ाने का काम किया, आपस के अंदर प्यार करना, परमात्मा में विश्वास रखना, नेकी के कार्य करना, ये सिखाने का काम किया। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो हमेशा मानवता की भलाई के बात करती है। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि वोट हासिल करने का एक बड़ा फैक्टर है, डेरा का प्रभाव रहता है। ऐसे में जिस तरीके के आरोप लगे डेरा मुखी के खिलाफ, उसके बावजूद डेरे में जाकर सिर झुकाना लगातार सवाल। देखिए, ये बात ठीक है कि क्योंकि कोर्ट के फैसले है, उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कोर्ट के अंदर फैसले हैं और फैसले तो अभी जो उन पे एक आरोप लगा था उसके अंदर बरी भी हुए हैं। अभी और आरोप है, उनका क्या है, कैसे है, मैं कोई टिप्पणी उस पर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो नियम डेरे के हैं, जो वहाँ सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाता है, मानवता की भलाई का पाठ पढ़ाया जाता है, सारे मिलकर के, जहाँ भी कोई, मुझे याद है आज भी कच्छर भुज के अंदर भूकंप आ गया था, वो तबाह हो गए थे। वहाँ समम महाराज जी ने वहाँ स्टेशन पर बैठ करके गाड़ी सरकार की तरफ से भेजी गई थी। उस समय पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो खुद वहाँ खड़े रह करके गाड़ियाँ भरवाना, चावल, दवाइयाँ, कपड़े, और वहाँ पे 36 गांव अडोप्ट किए थे डेरे ने, उसका पुनर्वास करवाने का काम किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, मानवता की सेवा की बात है। बाकी चीजें हैं वो कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर जो भी है। कहूंगा राज्यसभा का चुनाव के लिए आपके पास जो है वो फोन आता है और आपको ये कहा जाता है कि आप छोड़िए वाइस चेयरमैन, आप छोड़िए विधायकी, आप राज्यसभा जाइए। क्या आया था उस समय दिल में? और जैसे ही देश के सबसे अपरले हाउस में जाकर अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करना, उस समय किस तरीके से आपने अपने भाव रखे और कौन से वो मुद्दे थे जो आपने राज्यसभा में प्रमुखता से उठाने का काम किया? देखिए, मेरे पास शाम को 5 बजे चौटाला साहब का फोन आया था कि कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं हिसार पे ही हूँ, और उन्होंने कहा था कि कल पार्टी की मीटिंग है, उसमें आओगे आप?
मैंने कहा जी हाँ, जब मैं आऊँगा, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष था, स्टेट बॉडी की मीटिंग थी, मेंबर होता है। तो बोले आपका अपना जो है एक जो वोटर लिस्ट है सर्टिफाइड कॉपी उसकी लेते हैं ना, और क्योंकि कल राज्यसभा का नॉमिनेशन है उसका फाइनल करके, और उसमें लास्ट दिन ही था वो अगला दिन जो 28 की मीटिंग था आपको कि आपको राज्यसभा भेज दें। उन्होंने कहा था कि कवरिंग कैंडिडेट का भरवाना है अच्छा। और टॉप सीक्रेट रखनी है उन्होंने। जब टॉप सीक्रेट की बात कही तो कहीं न कहीं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कोई राज्यसभा में भेजा जा सकता है। और उसी टाइम उन्होंने मुझे बुलाया, और अगले दिन जो है शाम को मीटिंग थी यहीं चंडीगढ़ में, नेता प्रतिपक्ष थे उस टाइम चौटाला साहब, उन्होंने इस बात को घोषणा की कि रणबीर गंगवा महाराज जो है राज्यसभा में जाएगा, और मुझे राज्यसभा में भेजा गया। और मैंने अपना राज्यसभा के अंदर भी जो चाहे वो उस टाइम पे लोकपाल बिल बनाने की बात थी, उस पर चर्चा हुई, कई बार प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंगें हुई, पार्टी की तरफ से मैं ही जाता था उसमें। और भी जहाँ कोई स्टेट की कोई बात आती थी, कोई खासकर जो वंचित वर्ग है, ओबीसी है, उनकी बात भी उठाना, और स्टेट के हित के मुद्दे जो उठाना, हमने हमेशा राज्यसभा में उठाने का काम किया है। 2 दशक का साथ इनेलो का आपका रहा, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ गंगवा साहब की हृदय परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका जुड़ाव जो है बड़ा? आपने चुनाव लड़ा, जीते, आप डिप्टी स्पीकर भी रहे, लेकिन ये माना जाता है कि एक पार्टी एक परिवार की तरह होती है। और जब आपको खुद जिस तरीके से आपने ये किस्सा सुनाया कि बहुत करीबी आप थे चौटाला परिवार के, ऐसे में क्या परिस्थितियां रही गंगवा साहब आपके लिए कि एकदम से ये फैसला लेना पड़ा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बेटर ऑप्शन? देखिए, ये बात 2010 में जैसे मुझे राज्यसभा भेजा, 2016 तक टर्म थी, और 2014 का फिर चुनाव आ गया विधानसभा का, और चौटाला साहब ने मेरे को बुला करके कहा कि नलवा से आपको ही लड़ना है, कभी आप सोचो भी एमपी हूं मैं, वहां से और कोई जीत नहीं पाएगा। और फिर मैंने चुनाव लड़ा। जो चौधरी भजनलाल है, उनके बेटे जो डिप्टी सीएम भी रहे चंद्रमोहन, और प्रोफेसर संपत सिंह जो वित्त मंत्री भी रहे, गृह मंत्री रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा। मैं एक साधारण परिवार से, मेरे परिवार में किसी ने सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ा था मेरे से पहले, मैंने वहाँ चुनाव लड़ा, और 8000 से ज़्यादा वोटों से मैं वो चुनाव जीता। उन जो धुरंधर अपने आप में थे, बड़े घराने अपने आप में थे। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर आप लोगों का अगर विश्वास जीत लेते हैं, लोगों को आप लगता है कि यार ये आदमी ठीक है, तो फिर कोई घराने बड़े या कोई पैसा कोई मतलब नहीं रखता। ना तो मेरे पास उनके मुकाबले का पैसा था, ना मेरे पास उनके मुकाबले का कोई नाम था। मेरे पास तो मेरी ईमानदारी और मेरी जो जानकारी या लोगों को मैं विश्वास दिलाने में कामयाब हुआ कि मैं जो कहूँगा वो मैं करूँगा, और लोगों की बीच में मैं रहा, और उन्होंने मुझे उन धुरंधरों के सामने भी जिताने का काम किया। और 2018 जब आया तो क्योंकि 13 में चौटाला साहब और अजय सिंह जी जेल चले गए थे, पर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी स्मूथ चल रही थी और बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, बीएसपी से गठबंधन हो गया था। 2018 के अंदर जब गोहाना के अंदर रैली की गई, बहुत बड़ी रैली थी, और उसके अंदर वो पार्टी का 2 फाड़ हो गया। देखिए, कोई भी आपकी किसी भी घराने की कोई अपनी प्रॉपर्टी है, वो तो ठीक है, उनकी विरासत है, उनके जो बच्चे हैं उनकी होती है, आगे उनके विरासत में चली जाती है। लेकिन जब कोई भी, क्योंकि रीजनल पार्टियां जो चलती है वो एक घराने के इर्द गिर्द होती है, उसी से चलती है, लेकिन उसके अंदर हजारों कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा होता है, और वो परिवार ने पार्टी तोड़ने का काम किया। तोड़ने के बाद में बहुत मायूसी आ गई और हो गया, सारा चीजें हो गई। तो उस टाइम पे फिर 2019 के अंदर क्योंकि मैं लगातार यहाँ पे विधानसभा के अंदर था, और जो माननीय मनोहर लाल जी ने एक जो व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम किया, जिस तरीके से जो एक बहुत बड़ी बात, कोई युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देना, पारदर्शिता से राज करना, और खासकर जो मेरिट के आधार पर जो नौकरियां दी, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था मैं। उसका कारण भी था क्योंकि मैं जिस वर्ग से आता हूँ, मोस्ट बैकवर्ड से मैं आता हूँ, और खासकर जो BC A और जो SC है लोग हैं, इनका SC के तो फिर भी क्योंकि रिजर्वेशन होती है, एक जो 16 MLA चुन के आना हो तो आने ही आने हैं, फिर भी कहीं न कहीं अपनी बात उठा सकते हैं। जो मोस्ट बैकवर्ड है
उसके अंदर कोई ज़्यादा कोई एमएलए बनते नहीं, कोई और नहीं। आज भी अगर हम देखें तो एक तो मैं हूँ, एक राम कुमार कश्यप जी है, या कांग्रेस के इस बार बने हैं चंद्र प्रकाश जी, और कोई है नहीं, एक बड़ा वर्ग है। तो उसमें से उनके जो बच्चे थे उनके साथ बहुत ज्यादतियाँ होती थी। खासकर जो हुड्डा साहब की सरकार के अंदर जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी तो 5, 7, 10 लेकर के मान लो 50 वैकेंसी निकली है, नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। जो मेहनतकश लोग हैं, जो जन्मजात स्किल्ड है, दक्षता जिनके खून के अंदर है, क्योंकि जो काम घर में चल रहा होता है, चाहे कोई खेती का है, लेबर का है, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई बाल काटने का काम करते हैं, कोई कपड़े का काम करते हैं, वो तो अपने आप सीख जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया, ये दर्द था। और जो व्यवस्था परिवर्तन किया उससे बहुत प्रभावित था। माननीय मनोहर लाल जी ने कहा आप ठीक आदमी हो, आप आए, आपको चुनाव वहाँ से लड़ाएंगे। और मैंने भी यही कह दिया था उसी टाइम भी। मैंने कहा मैं पार्टी छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे पूरा मान सम्मान मिला पार्टी में, नो डाउट, मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से पार्टी तोड़ी गई उससे आहत थे, सारे वर्कर आहत थे। तो सब इसी पे मैं आऊंगा। आप उन चंद करीबियों में से थे जो परिवार को बेहद करीब से जानते थे, समझते थे, आपकी सलाह को एक्सेप्ट किया जाता था, इंप्लीमेंट किया जाता था। क्या इस बारे में चर्चा हुई चौटाला साहब से कि ये सब हो रहा है, इसको दरकिनार ना करते हुए कहीं ना कहीं पार्टी हाशिए पे जा सकती है? और उसका परिणाम देखने को भी मिला कि इनेलो जो है वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आई। क्या बात हुई थी आपस में टॉप लीडरशिप से आपकी? चर्चाएं तो होती रहती थी, लेकिन अब क्योंकि ये पारिवारिक मामला होता है, उसके अंदर कोई ज्यादा कह भी नहीं सकते। तो पता था, उनको भी पता था इस बात का, लेकिन क्योंकि कई बार अब घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या है, वो तो मैं उस पर बात पे मैं नहीं जाऊंगा। गंगा साहब, पार्टी आपने जो है 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। माननीय मनोहर लाल, आपने खुद बताया कि उनकी अध्यक्षता में आपने ज्वाइन करी पार्टी। जब आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आते हैं, कितनी एक्सेप्टेंस होती है? खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में जब आप गए तो कितनी एक्सेप्टेंस उस तरीके से होती है नेताओं की जो दूसरी पार्टी छोड़कर आते हैं? देखिए, मैं संगठन का आदमी हूँ और मुझे इस बात का पता है कि संगठन जिस तरह की जो भी आदेश जो करता है वो काम करना चाहिए, वो मैंने किया। और मैं समझता हूँ कि ना तो भारतीय जनता पार्टी को और ना मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी से आया है या भाई कोई इसके कोई अंदर चेंज है। मैं संगठन के अंदर नियत से काम किया और पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने, चाहे पहले मैं लड़ा क्योंकि पूरी सरकार आई नहीं थी, पूरे एमएलए नहीं थे और गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया गया। और उसके बाद 2024 का चुनाव आता है। 24 के चुनाव में मेरा ये था कि नलवा से चुनाव लड़ना है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी भी अब पार्टी के अंदर आ गए थे और जैसे मैंने पहले कहा कि उनके बहुत पहले इस बात की इच्छा थी कि यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, तो उन्होंने ये 2 बार आप नलवा से चुनाव लड़े और बड़े बड़े दिग्गजों को हराने का काम किया गया। ये सीट बदली जाती है, 2024 का समय आया, सीट बदली गई, कहा गया कि बरवाला से आपको लड़ना है। मैं आपको बड़ा क्लियर शब्दों में बताऊंगा कि माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने मुझे पार्टी में शामिल कराने का काम किया, जो जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि आप बरवाड़ा से चुनाव लड़ो। और 2 जिम्मेवारी मुझे दी गई थी। एक तो आपको बरवाड़ा में कमल खिलाना है और दूसरा आपको नलवा का बरकरार रखना है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा जैसे कि ये ठीक है कि चौधरी भजनलाल जी का प्रभाव रहा था पहले वहां पे, लेकिन नलवा बनने के बाद में लगातार 3 चुनावों के अंदर चौधरी भजनलाल का परिवार वहां से जीत नहीं पाया था। हमेशा उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया था। और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, हमारे नलवा हल्के के मतदाताओं का भी, कि जिन्होंने मेरी बात को मानते हुए वहाँ से पहली बार मतलब जो मैंने वहाँ से कमल खिलाया था और उसको उनको जारी रखने का काम किया। और वहीं बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं थी, वहाँ से मुझे एक बड़े अंतर से
27,000 वोटों से उन्होंने जिताने का काम किया। पर गंगा साहब, जब बॉस के आदेश आते हैं या कोई ऊपर का आदमी जब आपकी पार्टी के हेड आपको कहते हैं, जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि बहुत मानता हूं मनोहर लाल जी को, उन्होंने कहा आपने ओके किया होगा। ये हमारे लिए भी होता है कि ऊपर से कोई आदेश आता है, हम कहते हैं जी हो जाएगा। लेकिन जब निकले बाहर की बरवाला एक नया टास्क, जहां पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, उसको जितवाने का टास्क जब मिला तो थोड़ी सी कुलबुलाहट हुई थी दिल में, या नहीं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे? 1% भी नहीं, क्योंकि आदमी को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए और हिसार के अंदर ही वो हल्का है। लोग तो सारे मिलते जुलते रहे हैं, पहले भी सरकार में भी रहा, विपक्ष में भी रहा, 2 बार MLA रह चुका था, MP रह चुका था, लोगों से संपर्क था और मुझे पूरा विश्वास भी था कि जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का काम करूंगा। और मुझे एक दिन भी बरवाड़ा में जाने के बाद ये लगा भी नहीं कि मैं चुनाव लूज कर जाऊंगा। अच्छा जी। बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और मुझे कई वहाँ साथी कहते थे, शुरू में कह रहे थे जी सट्टे से तो पीछे हैं, ये है वो है। मुझे नहीं पता, मुझे सट्टे का ज्ञान नहीं है। मैं लोगों में रहा हूँ और लोगों के चेहरे में देख रहा हूँ 100% हम जीतेंगे। फिर जो कई बारी, क्योंकि उस टाइम पे सट्टे बहुत लगते हैं, ये जो बाजार के अंदर मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन लोग बताते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप पहले तो कह रहे थे हारोगे, फिर बोले जी आप जीत तो रहे हो, 8-7 हजार वोटों से जीत रहे हो। 8,000 से ऊपर कोई नहीं जिता रहा था। चुनाव के जो 2 दिन बाद में चुनाव होने थे, जो चुनाव प्रचार जैसे बंद होता है पहले दिन, उस टाइम पे मेरे साथी हैं, डॉक्टर तलवीर भारती जी हैं, IG साहब है, वीर वर्मा जी हैं, और भी 2-3 साथी मेरे थे। मैंने कहा मैं आज आपको बता देता हूँ, ये 2 दिनों में हमें संभालना है। कल का दिन है, परसों हमें ठीक तरीके से चौकन्ने रह करके चुनाव जितवाना है। 50% में आप हैं, 50% में सारे हैं, ये मैंने कहा था। और मैंने कहा चुनाव हम जीतेंगे 25,000 से ऊपर वोटों से, और 27,000 से हम जीते। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से खेतों की पगडंडियों से लेकर हरियाणा की सड़कों का निर्माण, PWD मिनिस्टर हैं आप सर, एक बीड़ा उठाया कि नहीं पूरे प्रदेश की सड़कें जो हैं उनको एक बार फिर से क्रिस्टल क्लियर बनाना है। राहुल गांधी आए थे, बहुत चर्चा हुई, बोले बहुत टूटी हुई सड़कें मिली मुझे, बहुत टूटी हुई, लेकिन अब फिर से नवीनीकरण हो गया है। सर ये सफर कैसा रहा, उस गांव के खेत से लेकर आज PWD मिनिस्टर तक, क्या कहेंगे अपने डिपार्टमेंट को लेकर, जो आपका पहला विभाग है PWD, जिसमें ये सड़कें तमाम आती हैं प्रदेश की, किस तरीके से काम? कौन से रास्ते से आए थे राहुल गांधी जी? आज पूरा हरियाणा प्रदेश का ये सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है। हर एक जिला हमारा नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और कई जिले ऐसे हैं जिसमें कई नेशनल हाईवे उस पर लगते हैं। अगर राहुल गांधी जी कुरुक्षेत्र आए हैं, बाय रोड आते तो भी उनको नेशनल हाईवे से आना था, बाय एयर आए तो भी नेशनल हाईवे से। इतनी बढ़िया सड़कें। लेकिन देखिए आज कांग्रेस की हालत क्यों ऐसी है, इसीलिए है कि जैसे भी आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि सड़कें टूटी हुई, भी कौन सी सड़कों पे गए राहुल गांधी जी? नेशनल हाईवे से आए, आप भी जाते हैं, हम भी बताओ कहाँ टूटे हुए हैं? नहीं, जब वो यात्रा कर रहे थे उनके ओर से जब यात्रा की गई तो उस समय बहुत कहा गया था, आज उनका जो दावा था उस पर कितना काम हो पाया? देखिए मैं आपको बताऊं बात, माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने बजट भाषण के अंदर ये कहा था कि हम सारी सड़कों को गड्ढा रहित करने का काम करेंगे। और मैं आज बड़े फख्र और गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने पूरे प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त करने का काम किया। और एक बड़े स्तर पे 25-21 सितंबर को हिसार से ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने वहीं से एक सड़कों का जो कारपेट करने का काम करते हैं उसको कारपेट करने की शुरुआत करने का काम किया। और 9,410 किलोमीटर सड़कों का जो है उस दिन कारपेट की शुरुआत करने का काम किया, जिसपे 4,827 करोड़ रुपए के खर्चे से हमने एक साथ उसको शुरुआत करने का काम किया। और मैं आपको बता दूं कि PWD जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर 30,717 किलोमीटर का रखरखाव करता है। 3100 किलोमीटर जो NHI है उसका NHI उसका रखरखाव करने का काम करता है। और उसमें से आज 16,000 किलोमीटर सड़कें ऐसी है जो DLP पीरियड के अंदर है। अगर उसके अंदर कोई
कमी आ जाती है, कोई टूट फूट आ जाती है, तो वही एजेंसी काम करती है जो जिसने वो बनाई है। अगर कोई एजेंसी काम नहीं करती है, हमने उनको आदेश दिए थे कि कोई भी सड़क टूटी नहीं होनी चाहिए। 16,000 किलोमीटर में से 127 किलोमीटर जिस एजेंसी ने जो बनाई थी, उन्होंने उस पर कारपेट वगैरह कुछ किया नहीं था, जो गड्ढे ठीक नहीं किए थे। हमने उनकी बीजी कैश करवा ली, बैंक गारंटी कैश करवा करके उस सड़कों को डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक करवाने का काम किया। और जो 7,000 किलोमीटर ऐसी सड़कें थी जिन पे काम चल रहा था, और बाकी जो है सड़कें लगभग 5,000 ऐसी थी जो पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिनके ऊपर हम जो नया कारपेट होना था वो हमने, जैसे मैंने कहा कि हिसार से जो उस दिन माननीय सीएम साहब ने पीडब्ल्यूडी और HSIDC, HSVP, मार्केटिंग बोर्ड, जिला परिषद, उन सारी सड़कों का निर्माण की शुरुआत करने का काम किया, और वो तेज गति से हमारा वो कार्य चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो सारे कारपेट हम करने का प्रयास करेंगे। अगर थोड़े बहुत रह गए तो अप्रैल में जा सकते हैं, नहीं तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी हमारा टारगेट है कि ये हो जाए 31 मार्च तक, क्योंकि इस टाइम 15 फरवरी तक क्योंकि कारपेट का काम हो नहीं सकता सर्दियों के टाइम पे, तो तेज गति से हमारा कार्य चल रहा है। ये इस बार तो उम्मीद से ज्यादा बरसात आई, जहाँ पानी खड़ा हो जाता है वहाँ सड़कें टूट जाती है, वो भी हमने ठीक करवाने का काम जो किया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, जिम्मेदारियां आपने बचपन से ही उठा ली थी, पिता के साथ खेतों में भी काम किया, बड़ी जल्दी शादी हो गई आपकी सर, क्या किस्सा था वो, किस तरीके से रहा, क्या कहा गया माँ बाप की ओर से, और कैसी रही वो पूरी घटना? एक्चुअल में हमारे यहाँ क्योंकि पहले बचपन के अंदर जो बड़े भाई की शादी होती थी तो उसके साथ ही छोटे के भी कर देते थे, इस टाइप का रिवाज था। और मैं जब तीसरी क्लास के अंदर था तो जो हम 4 भाई हैं वैसे तो, एक मेरे से छोटा है, 2 मेरे से बड़े हैं। जो बड़े भाई की शादी थी तो उसे जो छोटे वाला है बोला इसके तो नहीं, ये इसके बराबर की लड़की है, तो मैं तीसरी में पढ़ता था, उसकी शादी के साथ ही मेरे भी फेरे करा दिए। तो इस तरीके से शादी हो गई थी। और वैसे तो मैं कहूँ तो उसका मुझे बेनिफिट भी मिला, पॉलिटिकल तौर पे देखूं तो। वैसे मैं कोई बाल विवाह का समर्थन नहीं कर रहा, इस टाइम से होने चाहिए, क्योंकि जब मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो मेरी ससुराल थी, वो भी बड़ा गांव है, मेरे वार्ड में आती थी। तो जहां मेरे गांव में मुझे वोट मिले वहीं मेरे ससुराल से, क्योंकि जो वाइफ है वो गांव की लड़की थी, तो उस हिसाब से उनको भी वोट जो है वो मिले। और बाद में जब मैंने 3 MLA के चुनाव वहां से लड़े नड़वा से, जो आर्यनगर गांव है, आर्यनगर मेरी ससुराल है, जो कभी चौधरी भजन लाल जी का गढ़ होता था, रामजी लाल जी MP वहाँ से रहते थे, तो एक तरफा वोट उनके पड़ते थे। वहाँ भी मैंने चुनाव जीते, उस गांव के अंदर भी जहाँ उनका गढ़ होता था। भाभी माँ कहते नहीं है कि भाई मेरा बहुत बड़ा योगदान है? नहीं, वो तो है ही, तो मैं तो उसको कहते ही कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उसका। और चुनाव में जाती भी है वोट मांगने के लिए, अपने गांव में तो जाती है वो। अमूमन नेताओं में बड़ी एक वो रहती है कि स्टीरियोटिपिकल वो अध्यात्म को बड़ा मानते हैं। नॉमिनेशन से पहले आप भी करते हैं कुछ कुंडली दिखाना या पंडितों से डिस्कस करना कि नहीं अब भाई ये ड्यूटी लगी है इस बार बरवाला से लड़ना है, कुछ करते हैं आप भी इस तरीके का? नहीं, मैंने कभी ऐसा इस टाइप का नहीं किया। केवल और केवल मैं तो जैसे आपको पहले बता दिया कि डेरे से जुड़ा हुआ हूँ और बाकी चीजों में विश्वास नहीं रखता। परमात्मा में विश्वास रखते हैं, परमात्मा का नाम लेकर के। कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार चुनाव हारी है प्रदेश में, क्या समझते हैं? लोकतंत्र में कहा जाता है कि सत्ता पर और विपक्ष दोनों की भूमिका बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हाशिए पर गई है, लेकिन अभी भी कल राहुल गांधी आए हैं कुरुक्षेत्र में, उनकी ओर से ये कहा गया कि बड़े लोगों का राज चला गया, बीजेपी का भी चला जाएगा। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर जब आप लोगों का विश्वास खो देते हैं तो फिर उसका उभरना बड़ा मुश्किल होता है। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर राज किया और कांग्रेस पार्टी एक परिवार से बाहर नहीं आ पा रही। तो सबसे बड़ा उसके पतन का कारण है कि परिवार से बाहर नहीं आ पा रही। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर तो मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। अलग अलग गुट हैं, हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है और अब तो वीरेंद्र सिंह जी भी अलग वो कर रहे हैं। ऐसे गुट हैं जिनका दूर दूर तक विचारों का तालमेल नहीं है। इसलिए ये लोग
जनता का विश्वास खो चुके हैं। जब प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो जाते हैं तो और तो मैं आज कह सकता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी आप देखना नीचे और ज्यादा नीचे जाएगी। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, अब वो हेड बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए, मजबूती दे करके गए हैं। मैं तो कहूंगा जहां जहां चरण पड़ेंगे वहां वहां बंटा धार, देखना और ज्यादा सुपड़ा साफ होगा। ये मेरे हल्के के अंदर भी आए थे, पहले तो यूं कह रहे थे भी कांग्रेस मुकाबले में है। राहुल गांधी जी आए थे बरवाड़ा में, जिस दिन आए थे उससे अगले दिन ही बोले भी रणबीर गंगवा तो ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आप पता कर लेना बरवाड़ा के अंदर। तो क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं करते, लोग, एक पार्टी होती है जब प्रजातंत्र है तो विद इन पार्टी भी प्रजातंत्र होना चाहिए, एक तरीके से चुनाव होना चाहिए। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारे चाहे मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, स्टेट के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लोकतांत्रिक ढंग से उसका चुनाव होता है, किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आते। बजट आने वाला है सर, क्या उम्मीद करें? आपके 2 डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक हेल्थ की बात की जाए या पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, क्या उम्मीद करे जनता? एक तो क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल पहले ही बड़ा क्राइसिस में है हरियाणा, और ऊपर से पानी की जो गुणवत्ता है पीने वाले पानी की वो लगातार खराब होती जा रही है, उसको लेकर कुछ देखने को मिलेगा बजट? नहीं, उसके लिए हमने वो रोड मैप बनाया है। ये बात ठीक है आपकी कि जो पानी की बात आपने कही है, क्योंकि हम 2 तरीके से पानी देते हैं, एक तो नहर आधारित और एक ट्यूबवेल आधारित। ट्यूबवेल जहाँ जहाँ भी ज़्यादा डीप में पानी चले गए तो वहाँ कई बार टीडीएस बढ़ जाता है। 500 तक टीडीएस अच्छा रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, तो अच्छा मानते हैं उसको हम। और अगर कहीं पानी की कहीं कोई कमी है तो 2000 तक जो टीडीएस होता है परमिसेबल होता है, लेकिन उसको हम अच्छा नहीं मानते, उसके ऊपर तो हम सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे जहाँ बढ़ गया 500 से जहाँ ऊपर चला जाता है वहाँ हम या तो नहर आधारित उसके वैकल्पिक व्यवस्था देखते हैं और या फिर दूसरा ट्यूबवेल लगाते हैं। हमारी लैब बनी हुई है, निरंतर हम उसको चेक करते हैं। जहाँ जहाँ नहर आधारित है वहाँ पे, क्योंकि वाटर लेवल कई जगह ऊपर आ गए, 2 चीजें हैं, कई जगह तो वाटर लेवल नीचे चला गया जहाँ ट्यूबवेल का हमारा खराब हो गया। जहाँ हमारे टैंक बने हुए हैं नहर आधारित है, खासकर जो मैं बात करूँ कि भिवानी की, हिसार की, फतेहाबाद की, वहाँ पे कई जगह पे वाटर लेवल ऊपर आ गया। जहाँ आरसीबी के जो हमारे जो फरस बने हुए थे, तड़ी बनी हुई थी, उनके वो नीचे से मिक्स हो गया पानी। ऐसे हमने चिन्हित किए हैं, 273 वाटर टैंक हमारे हैं जो है, उसका अंदर हमने अभी तो फिल्टर का कर के उसका ठीक करवा रहे हैं। बाकी उनके भी हम एक बना रहे हैं, वो एक मुश्त हम उसको ठीक करवाने का काम करेंगे। और बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री भी हैं, वो इसमें ज़रूर उसका प्रावधान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हो गई है। और अभी बजट की जहाँ तक आपने बात कही, बाकी भी माननीय सीएम साहब स्वयं जो है अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं। गुड़गांव में उद्योगपतियों से बात की, व्यापारियों से बात की, हिसार के अंदर किसानों से बात करी, वैज्ञानिकों से बात करी, हमारे जो जिला परिषद और सरपंच है उनसे बात करी, जो पार्षद बने हुए हैं लोकल बॉडी के उनसे सबसे बात करी, अलग अलग वर्गों से बात करी है। क्योंकि ये हरियाणा सरकार, मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सरकार का बजट नहीं है, हरियाणा के लोगों का बजट है। और जो सुझाव जो लोग देते हैं, बहुत अच्छे सुझाव लोग उसके अंदर देते हैं। माननीय सीएम साहब खुद जाकर के सुझाव लेने का काम कर रहे हैं, उन सारे सुझावों को उसके अंदर शामिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर काम करती है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो लास्ट पायदान के अंदर जो बैठा हुआ है, उसको सरकारी सेवाओं का लाभ पहले मिले, ज़्यादा मिले, ताकि वो भी आगे आ सके। इसलिए ये जो बजट है, जो अंत्योदय को लाभ देने वाला, उसको आगे लाने वाला, मिडिल क्लास को राहत देने वाला और हरियाणा को विकसित हरियाणा की तरफ ले जाने वाला जो है बजट है, ये होगा। एक विधायक हैं आपके काउंटर पार्ट गोकुल सेतिया, काफी आरोप लगाते हैं, कहते बहुत अंडर परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं, तमाम चीजें विधानसभा के अंदर भी उनकी ओर से कही। क्या कहेंगे सर, क्या जवाब देंगे? पहली बार चुनकर आए हैं। फ्रस्ट्रेशन है, अब उसका तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या उसका जवाब दूंगा, क्या ना दूंगा। प्रदेश के अंदर लोग इस बात का जवाब देते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनाने का काम कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो अपने आप को राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं? आप खुद उस पृष्ठभूमि से आते हैं जो गांव के आंचल से उठकर विधानसभा की इस ऊंची इमारत में अपना रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो कुर्सी को, सदन को संभालने का काम हो, या मंत्री के तौर पर हो, या राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन हो,
क्या रणवीर सिंह गंगवा उन युवाओं को सलाह देंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, हमें राजनीति के मैदान में आ गया? देखिए, जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि 1 लाख युवाओं को और जो है वो राजनीति के अंदर आए जिनकी लेगेसी ना हो, केवल और केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं, अपनी योग्यता से, और योग्य युवा जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है राजनीति की, उसके अंदर भी हो सकता है और उसके अंदर नहीं भी हो सकता, बाहर से भी हो सकते हैं, बाहर से बहुत से अच्छे योग्य युवक है, तो वे भी आए राजनीति से। मैं तो ये कहूँगा कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर राजनीति से आप दूर नहीं रह सकते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है मैंने, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर प्रजातंत्र में आप राजनीति को छोड़ना भी चाहेंगे तो राजनीति आपको नहीं छोड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए होते हैं, हम वोट देकर के सरकारें बनाने का काम करते हैं, तो उसको सक्रिय होकर के आगे आकर के भाग लेना चाहिए। जो योग्य युवक है वो आगे आए और नेतृत्व उनको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हौसला अगर हो, जिस तरीके से आप जज्बे के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर हौसला है तो एक गांव की पृष्ठभूमि से उठकर भी आप एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं। यही कहानी है रणवीर सिंह गंगवा साहब की। आजकल कैबिनेट मंत्री हैं और इससे पहले भी राजनीति के क्षेत्र में और समाज सेवा में इनका योगदान जो है वो हरियाणा में पहचाना जाता है, सराहा जाता है। जुबानी में आज के लिए इतना ही। आप लगातार देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।